नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक मानव पर्यावरण अंतर संबंध से संबंधित है। नवनिश्चयवाद, नियो डिटरमिनिज्म। छोटा सा टॉपिक है, तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि नवनिश्चयवाद क्या होता है। हमने इससे पूर्व के लेक्चर में बात की थी कि मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों को समझाने वाली 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं मानव भूगोलवेताओं द्वारा। पहली है निश्चयवाद, डिटरमिनिज्म। दूसरी है संभववाद, पॉसिबिलिज्म। और तीसरी है नवनिश्चयवाद, नियो डिटरमिनिज्म। तो आज हम नवनिश्चयवाद के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व थोड़ा सा आपको निश्चयवाद और संभववाद के बारे में बताना चाहूंगा। मानव और पर्यावरण अंतर संबंधों में निश्चयवाद ये कहता है कि प्रकृति श्रेष्ठ है, मानव उसका दास है। और संभववाद कहता है कि मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है और वो उसका स्वामी है। वो जैसे चाहे प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन इन दोनों के विपरीत नवनिश्चयवादी विचारधारा जो है वो मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों में मध्यम मार्ग को अपनाती है। नवनिश्चयवाद जो विचार जैसे संभावनावाद, नवनिश्चयवाद तो इसको कहते ही हैं, रुको और जाओ निश्चयवाद और वैज्ञानिक निश्चयवाद, इन नामों से भी इस नवनिश्चयवादी विचारधारा को जाना जाता है। नवनिश्चयवादी जो विचारधारा है इसका प्रारंभ और विकास जो है वो 1948 में अमेरिका में हुआ था। तो इस वजह से इसे मानव पर्यावरण अंतर संबंधों की अमेरिकन विचारधारा कहा जाता है। क्योंकि जो बहस मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों में कौन श्रेष्ठ है, इस बहस में 1950 के दशक में अमेरिकन भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई विचारधारा का प्रतिपादन किया, जो किसी की श्रेष्ठता पर नहीं बल्कि दोनों के सहयोग और सामंजस्य पर आधारित विचारधारा थी। तो इस नवनिश्चयवादी विचारधारा का प्रारंभ जो है वो अमेरिकन भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने किया था। यानी इसका जनक जो है वो ग्रिफिथ टेलर थे। नवनिश्चयवादी विचारधारा, न्यू डिटरमिनिज्म, जनक इसके कौन थे? ग्रिफिथ टेलर, थॉमस ग्रिफिथ टेलर। तो थॉमस ग्रिफिथ टेलर जो थे वो इसके जनक थे। जैसा मैंने आपको पहले बताया 1948 में ये विचारधारा आई थी और ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक ऑस्ट्रेलिया में इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था। और ग्रिफिथ टेलर इस विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद कहते थे। मैंने आपको पहले ही बताया ये मध्यम मार्गीय विचारधारा है, जो ये कहती है कि दोनों में किसी भी प्रकार की, यानी मानव और पर्यावरण में किसी प्रकार की कोई प्रतिद्वंदता नहीं है, बल्कि दोनों में सहयोग है, दोनों में सामंजस्य है। मानव और पर्यावरण पृथ्वी पर एक साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो इसलिए दोनों में सहयोग की कार्यप्रणाली पाई जाती है। यानी नवनिश्चयवाद जो है वो ये मानता है कि नियंत्रण के स्थान पर, जैसा कि निश्चयवादी और संभववादी इस्तेमाल करते थे नियंत्रण, एक कहता था कि प्रकृति का मनुष्य पर नियंत्रण है और दूसरी विचारधारा कहती थी कि मनुष्य का प्रकृति पर नियंत्रण है। तो ये नियंत्रण के स्थान पर प्रभाव, अनुक्रिया या समायोजन जैसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो ये विचारधारा नियंत्रण के स्थान पर प्रभाव, अनुक्रिया और समायोजन जैसी शब्दावली का प्रयोग करती है। टेलर ये मानते हैं, यानी उनका ये मानना था कि मनुष्य पर प्रकृति के प्रभाव, उन्होंने स्वीकार किए थे कि मनुष्य पर प्रकृति के प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो इसका भी समर्थन करते थे कि मनुष्य अपनी दक्षता, अपनी मानसिक क्षमता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रकृति का उपयोग कर सकता है। यानी ग्रिफिथ टेलर जो थे वो मानव पर्यावरण अंतर संबंधों में प्रकृति के प्रभाव और मानव की क्षमता दोनों को ही स्वीकार करते थे। यानी दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव होता है।
और ये जो प्रभाव है, इस प्रभाव को समायोजन या अनुक्रिया शब्दावली जैसे शब्द जो है यूज इनके लिए किए गए। तो नवनिश्चयवाद क्या हुआ? नवनिश्चयवाद यानी प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव को भी स्वीकार करता है और मानवीय क्षमताएं और क्रियाएं जो है उसको भी स्वीकार करता है, और इन्हीं के परिणाम स्वरूप बनता है वातावरण समायोजन। तो मनुष्य जो है वो अपनी प्रकृति के साथ समायोजन करता है, जहां उसे परिस्थितियां परिवर्तनशील लगती है, जहां उसको वो बदल पाता है, वहां पर परिस्थितियों को बदल कर वो वातावरण के साथ समायोजन करता है, और जहां परिस्थितियां वो नहीं बदल पाता, वहां अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालकर समायोजन करता है। टेलर ने निश्चयवाद को स्पष्ट करते हुए आगे लिखा कि मनुष्य किसी भी देश के विकास की गति को तेज या धीमी तो कर सकता है, किसी भी देश के विकास की गति को तेज या धीमी तो कर सकता है, लेकिन या उसे अवरुद्ध कर सकता है, लेकिन यदि वो बुद्धिमान है तो उसे प्रकृति द्वारा दर्शाई गई दिशा से दूर नहीं जाना चाहिए। यानी प्रकृति के नियमों, प्रकृति के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर उसे अपनी क्रियाएं करनी चाहिए, जिससे कि उसकी सफलता के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यानी उसे प्रकृति के साथ प्रतिद्वंदता ना रखकर प्रकृति के साथ सहयोग की धारणा रखनी चाहिए। टेलर जो है वो मनुष्य को यातायात नियंत्रक के रूप में मानते हैं, ट्रैफिक पुलिस की तरह मानते हैं। यातायात नियंत्रक क्या करता है कि किसी नगर के जो यातायात है उसकी गति को नियंत्रित तो कर सकता है, लेकिन उसकी दिशा या मंजिल को नहीं बदल सकता। यानी ट्रैफिक पुलिसमैन किसी व्यक्ति को उसके घर या उसके ऑफिस तक जाने से नहीं रोक सकता। इसी प्रकार मनुष्य जो है वो प्रकृति के प्रभाव को कम तो कर सकता है, लेकिन उस प्रकृति की उस गतिविधि को रोक नहीं सकता। जैसे भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं हैं, बाढ़ जैसी घटनाएं हैं, सुनामी जैसी घटनाएं हैं। अगर मनुष्य को पहले से इसका आभास हो जाए तो वो लोगों को वहां से हटाकर जान माल के नुकसान को बचा सकता है, लेकिन भूकंप आने से, ज्वालामुखी आने से या सुनामी आने से वो रोक नहीं सकता। तो प्रकृति के जो प्रभाव है उनको वो पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकता। यानी मनुष्य प्रकृति के प्रभावों के आगे वो कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति के प्रभावों की गति को कम या तेज तो कर सकता है, लेकिन पूर्णतः उसे समाप्त नहीं कर सकता। तो इसी में इस नवनिश्चयवादी विचारधारा का सार है कि नवनिश्चयवाद जो है वो मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों में आपसी सहयोग और सामंजस्य को बढ़ावा देती है। मध्यम मार्गी विचारधारा है जो कहती है ना तो मनुष्य प्रकृति का गुलाम है और ना ही उसका स्वामी है, बल्कि दोनों में सहयोग है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नवनिश्चयवादी विचारधारा ये मानती है कि पर्यावरण द्वारा निर्धारित सीमाओं में मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं पर्यावरण द्वारा निर्धारित सीमाओं में मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं में सर्वोत्तम संभावना का चयन कर सकता है, उसे चुन सकता है। नवनिश्चयवाद ये मानता है। टेलर ये मानते हैं, उनका कहना है कि प्रकृति ने सभी जगह पर पृथ्वी पर संभावनाएं जो है वो एक जैसी नहीं दी। कुछ संभावनाएं ऐसी हैं जहां पर कि मानवीय प्रयास कम लगते हैं, और कुछ संभावनाएं ऐसी होती हैं जहां पर ज्यादा मानवीय प्रयास की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल समतल मैदानी भागों में जहां मिट्टी उपजाऊ है वहां कृषि के लिए ज्यादा मानवीय प्रयास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां पठारी भूमि है वहां पर खेती के लिए ज्यादा मानवीय प्रयास चाहिए होते हैं। जहां मूसली भूमि है वहां पर भी खेती के लिए ज्यादा मानवीय प्रयास की जरूरत होती है। तो जहां ज्यादा मानवीय प्रयास की जरूरत है वहां मनुष्य ज्यादा प्रयास करता है प्रकृति को बदलने के, और जहां कम मानवीय प्रयास की जरूरत होती है वहां कम प्रयास करता है, और जहां पर ज्यादा कठिन परिस्थितियां होती हैं वहां मनुष्य क्या करता है, प्रकृति के अनुकूल ही अपने आप को ढाल लेता है। जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र है, वहां भरसक मानवीय प्रयास के बावजूद भी वहां की परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता, तो वहां मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया है। अब ये मनुष्य पर आगे वो कहते हैं कि अब ये मनुष्य की बुद्धिमत्ता पर निर्भर है या मनुष्य पर निर्भर है कि वो संभावनाओं का सर्वोत्तम उपयोग करता है या फिर स्वयं को नीति के हवाले
कर देता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ध्रुवीय क्षेत्रों का, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या है, कंडीशन इतनी कठिन है कि वहां पर उन्हें बदला नहीं जा सकता। तो उस परिस्थिति में वो मनुष्य ने वहां स्वयं को प्रकृति के अधीन कर दिया है। बहुत सी आदिम जातियां जो हैं वो प्रकृति के अनुसार ही जीवन यापन करती हैं। ये नवनिश्चयवादी विचारधारा का सार था। तो अब बात करते हैं नवनिश्चयवाद के कुछ समर्थक भूगोलवेत्ताओं के बारे में। ग्रिफिथ टेलर अमेरिकन भूगोलवेत्ता, ये तो निश्चयवाद के जनक थे। कार्ल ओटविन शोवर जो है ये भी नवनिश्चयवाद का समर्थन करते हैं। OH के स्पेट ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता, ये भी जो है नवनिश्चयवाद का समर्थन करते हैं। इसके बाद फ्रांसिस बेकन इंग्लैंड के भूगोलवेत्ता, ये भी नवनिश्चयवाद के समर्थक हैं। जॉर्ज टेथम कनाडा के, ये भी नवनिश्चयवाद के समर्थक हैं। पीटर हेगेट इंग्लैंड के, ये भी नवनिश्चयवाद के समर्थक हैं। फ्लेयर इंग्लैंड से, ये भी नवनिश्चयवाद के समर्थक हैं। मार्टिन वुलरिज एवं ईस्ट, ये भी नवनिश्चयवाद के समर्थक हैं। PM रोक्सबी भी नवनिश्चयवाद के समर्थक हैं। और रिचार्ड हॉटसन भी नवनिश्चयवाद के समर्थक हैं। तो ये नवनिश्चयवाद के समर्थक भूगोलवेत्ता थे। अब बात करते हैं नवनिश्चयवाद पर कुछ भूगोलवेत्ताओं की विचारों के बारे में। OH के स्पेट कहते हैं कि नवनिश्चयवाद और कुछ भी नहीं है बल्कि निश्चयवाद और संभववाद की चरम सीमाओं के बीच का दर्शन है। जैसा टेलर ने भी कहा कि ये मध्यम मार्गीय विचारधारा है जो दोनों के यानी निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता अपनाती है और दोनों में प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग का मार्ग अपनाती है। फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि प्रकृति पर उसके आदेशों का पालन करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है। यानी प्रकृति ने जो नियम और सिद्धांत बनाए हैं उनका अनुसरण करके उनके अनुसार चलकर ही प्रकृति में परिवर्तन संभव है, ये फ्रांसिस बेकन कहते हैं। पीटर हेगेट जो है वो ये कहते हैं पर संभववाद निश्चयवाद तथा संभववाद के बीच एक समझौता है, यानी ये भी उसे मध्यम मार्गीय विचारधारा ही कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता OH के स्पेट जो थे उन्होंने नवनिश्चयवाद के स्थान पर संभववाद प्रोबिलिज्म शब्दावली का प्रयोग किया था। प्रोबिलिज्म क्या होता है, ये कहता है कि प्रकृति द्वारा जो प्रस्तुत संभावनाएं हैं उनमें से सर्वोत्तम उपयुक्त संभावना का चयन मानव करता है। ये पर संभववाद है। संभववाद क्या था कि प्रकृति में बहुत सी संभावनाएं मौजूद है और उनमें से किसी भी संभावना का चयन करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। ये तो संभववाद था, किसी भी संभावना का चयन करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। लेकिन पर संभववाद क्या कहता है कि उन संभावनाओं में से सर्वोत्तम संभावना का चयन मनुष्य करता है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो जॉर्ज टेथम थे इन्होंने नवनिश्चयवाद को क्रियात्मक संभववाद नाम दिया था। तो जो हमने अब तक किया इससे स्पष्ट हो रहा है कि निश्चयवादी जो थे वो तो क्या करते थे कि प्रकृति से अनुकूलन पर बल देते थे कि मनुष्य को प्रकृति का दास बना देते थे। और नवनिश्चयवादी जो है वो समायोजन पर बल देते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के साथ समायोजन और सहयोग अपनाना चाहिए। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि मनुष्य और प्रकृति जो है ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है, यानी एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। हालांकि इनके प्रभाव का जो अनुपात है वो देश और काल के अनुसार बदल जाता है। अगर आर्कटिक क्षेत्रों में देखें तो वहां पर प्रकृति का प्रभाव सर्वाधिक है और मनुष्य प्रकृति के अनुसार ही जीवन यापन करता है। लेकिन आर्कटिक से नीचे आकर शीतोष्णकटिबंधीय यूरोपीय देशों में यदि देखें तो वहां पर मानवीय प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है और मानव ने प्रकृति में जहां संभव है वहां उन्होंने परिवर्तन भी किए हैं। तो इसमें अंतर मिलता है, कहीं पर प्रकृति के प्रभाव ज्यादा है तो कहीं पर मानव के प्रभाव प्रकृति पर ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन दोनों के प्रभाव अवश्य हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक के ही प्रभाव है और दूसरे के बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों के प्रभाव अवश्य हैं, किसी के कम तो किसी के ज्यादा। और दोनों का अंतर संबंध इतना गहरा है कि यह पता लगाना कठिन है कि एक का प्रभाव कहां समाप्त हो रहा है और दूसरे का कहां प्रारंभ हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। तो हमें उसी बात को ध्यान रखना चाहिए और दोनों के
सहयोग और सामंजस्य पर ही विचार करना चाहिए। तो ये नवनिश्चयवादी विचारधारा थी। चलिए अब हम ग्रिफिथ टेलर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देता हूँ। जो ग्रिफिथ टेलर थे, अमेरिकन भूगोलवेता थे। तो इनके जो प्रसिद्ध पुस्तकें थी, ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें इनकी, जिसमें एक थी 20वीं शताब्दी में भूगोल। 20वीं शताब्दी में भूगोल, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, ये इनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी। फिर प्रजातीय भूगोल, नगरीय भूगोल इनकी एक अन्य पुस्तक थी। सांस्कृतिक भूगोल, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। ग्रिफिथ टेलर ने 1919 में प्रवास कटिबंध सिद्धांत सैस्तर एवं मेखला सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसमें उन्होंने विश्व की मानव प्रजातियों का वर्गीकरण भी किया है। विश्व की मानव प्रजातियों को 7 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया था। तो प्रवास कटिबंध सिद्धांत भी इन्होंने दिया। नवनिश्चयवाद पर अभी हमने बात कर ली, नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन भी इन्होंने किया था। नवनिश्चयवाद के जनक हैं ये। नगरीय विकास की 7 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। नगरीय विकास की 7 अवस्थाएं बताई थी। मानव प्रजातियों का 7 वर्गों में इन्होंने विभाजन किया था। और मानव पर पर्यावरण के प्रभाव दर्शाने के लिए क्लाइमोग्राफ और हिदरग्राफ की रचना भी इन्होंने की थी। मानव पर पर्यावरणीय दशाओं का प्रभाव दिखाने के लिए, जलवायु का प्रभाव दर्शाने के लिए क्लाइमोग्राफ और हिदरग्राफ की रचना की थी। ये ग्रिफिथ टेलर के प्रमुख कार्य थे। थैंक यू।